Once again, very warm welcome to all of you. हमने पिछले क्लास में वीडियो 6 तक हमने पढ़ चुका था कि इस एपी के 5.2 को क्वेश्चन नंबर 3 का 2 तक हमने हल कर चुका था। आज हम जो बात करते हैं 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 3। प्रश्न मैंने लिख चुका हूं। प्रश्न आपका पहला एक एपी का पद दे रखा है 5, फिर एक खाली स्थान है, फिर खाली स्थान है और फिर आपका है 9.1/2 और आपको बताना है कि इस दो टर्म में जो है क्या इसमें फिलअप होगा। तो इस क्वेश्चन को बनाने से पहले हमें देखना है कि इस प्रश्न से हम क्या क्या मान को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला देख रहे हैं कि इस प्रश्न से हम a का मान 5 को प्राप्त कर सकते हैं और क्या हो सकता है 1, 2, 3, 4 एपी का जो फोर्थ टर्म है, जो चतुर्थ पद है, वह 9.1/2 है। इसे हम a4 को 19/2 भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से समझते हैं, a4 का अर्थ होता है a + 3d। a4 का मान रख दें क्योंकि ये प्रश्न में दिया गया था बराबर a + 3d। ये इक्वेशन हो गया 2। यदि हम इक्वेशन 1 और 2 को यदि हल कर ले तो निसंदेह इसका हम उत्तर जो है प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसको हल देखते हैं। यहाँ लिखेंगे, इसको समीकरण 1 कर देते हैं और यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण जो 2 मेरे पास है 19/2 = a + 3d। a का मान यहाँ पर देखते हैं 19/2 बराबर ये हो गया 5 + 3d। अब क्या कर सकते हैं, तो इस टर्म को इस ओर भेजा जा सकता है। तो ये आपका हो जाएगा 19/2। जब इक्वल टू का जब ये इस ओर आएगा तो -5/1 = हो जाएगा यह 3d। एलसीएम आप इसका ले ले 2, 19 - 10 = 3d और ये हो गया 9/2 = 3d। ऊपर से ऊपर आप इसे काट सकते हैं तो d का मान हमें प्राप्त हो गया 3/2। तो यदि हम एपी का प्रथम पद जानते हो और एपी का सार्वंतर यदि हमें पता हो तो आसानी पूर्वक एपी को हम अनेक पदों को लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ आपसे पूछ रहा है कि एपी का जो है द्वितीय पद क्या होगा। तो द्वितीय पद कहने का अर्थ है a2 और a2 को लिखा जा सकता है a + 1 d। a का मान यहाँ पर है 5 + d आपका है 3/2। जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 10 + 3 = 13/2। 13/2 को आप ये भी लिख सकते हैं 6.1/2। तो इस बॉक्स में 3/2 भी फिलअप हो सकता है और 6.1/2 भी फिलअप हो सकता है। उसी तरह से दूसरे पद का जिक्र हमने कर दिया है। एपी का यदि आपको तीसरा पद निकालना हो, यहाँ मैं इसे लिख रहा हूँ a3 = 1 कम a + 2d। a का मान हो गया 5 + 2 गुना d का मान देख लेते हैं 3/2। आप इसे सोल्व कर दें तो 5 + 3 = 8। तो इसका मान हो गया 8। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वह है 3 का 3 हो चुका है, 3 का 4 पर। देखिए -4 एक बॉक्स है, अनदर बॉक्स एक और है, यहाँ पर ऐसे करके कंटिन्यू जो है वह 4 बॉक्स हैं और यहाँ पर आपका जो है 6 दे रखा है। अब इसे हमें हल करना है। देखिए इस टर्म से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये हमारा एपी का प्रथम पद है, तो इसे हम लिख सकते हैं a = -4। और हमें क्या प्राप्त हुआ 1, 2, 3, 4, 5, 6। एपी का छठा पद जो है आपका 6 है। कैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने बताया कि यदि एपी के छठा पद को हम क्या लिख सकते हैं तो 1 कम
ए प्लस 5d इज इक्वल टू 6। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। अब यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण या इक्वेशन 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो आते हैं समीकरण 2 मेरे पास है a प्लस 5d इज इक्वल टू 6। यहाँ पर a का मान -4 प्लस 5d इज इक्वल टू 6। जब इसे हम इस ओर भेजेंगे तो 5d इज इक्वल टू 6 प्लस 4 और 5d इज इक्वल टू 10 सोल्व कर दिए तो ये d इज इक्वल टू आपका हो गया 2। जब हम किसी सीक्वेंस का, किसी एपी का दो चीज़ यदि हम ज्ञात कर लें, प्रथम पद और सार्वंतर, तो इसकी सहायता से अन्य पदों को लिखा जा सकता है। कैसे? तो यहाँ पर देखते हैं, ये आपका एक का द्वितीय पद निकालना है। ये एपी का, देखिए ये एपी का दूसरा पद है, ये एपी का तीसरा पद है, ये एपी का चौथा पद है और यह एपी का पांचवा पद है। तो एपी के दूसरे पद को हम लिख सकते हैं एक कम a प्लस डी, a का मान -4 प्लस d का मान 2, तो ये आपका हो गया -2। उसी तरह से a3 को एक कम लिखा जा सकता है तो a प्लस 2d, a का मान -4 प्लस 2 इंटू d का मान 2, तो -4 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये तीसरा पद। एपी के चौथे पद को लिखा जा सकता है a प्लस 3d और a का मान यहाँ से है -4 प्लस 3 इंटू 2, -4 प्लस 6 इज इक्वल टू +2। क्लियर है? तो यहाँ पर फिलअप होगा -2, यहाँ पर 0 और यहाँ पर आपका होगा 2। और एक और देख लेते हैं, एपी का हमें जो है पांचवें पद को ज्ञात करना है, तो मैं इस ओर लिख देता हूँ। तो एपी के पांचवें पद को, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी विल बी रिटन एज a प्लस 4d। एपी के पांचवें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 4d। रखिए मान a का मान -4 प्लस 4 इंटू d का मान आपका था 2। क्लियर? तो -4 प्लस 8 इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से इस एपी में भरा जाएगा। चलिए आते हैं अगला प्रश्न पर। आप वीडियो को रोक लग लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा और आसानी पूर्वक आप अपने मैथ्स के नोट्स में इसे लिख लीजिएगा। चलिए उसके बाद और लॉकडाउन के बाद जहाँ समस्या होगा आप उसे पूछ लेंगे। 5.2 का 4 हो चुका है। अब आते हैं 5 पर। शुरू में ही बॉक्स ये खाली है 38, फिर से एक बॉक्स, अनदर बॉक्स और यह है -22। फिर से वही इसमें बात करना है कि इसमें से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा हो। तो पहला तो मेरा सरेंडर है, ये कुछ है नहीं, ये पहले ही मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन दूसरे भाई साहब के पास A2 पद है, A3, A4, A5 और ये हमारा हो गया A6। तो A2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो A2 को लिख सकते हैं a प्लस डी और A2 का मान यहाँ रख सकते हैं 38 बराबर a प्लस डी और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वेशन 1। इनको क्या लिखा जा सकता है? तो A6 को लिखा जा सकता है a प्लस 5d और A6 का मान -22 a प्लस 5d, इसे भी आप ऐसे लिख दे x प्लस a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। ये हो गया इक्वेशन 2। अब जरा ध्यान से देखें, a प्लस डी बराबर 38 और a प्लस 5d बराबर -20। इन दोनों से आपको परिचय चैप्टर 3 में हो चुका है। कैसा परिचय? तो देख लेते हैं।
x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और 3x प्लस वाई इक्वल टू 6, यही इसका परिचय है। और इसको हल करने के लिए 3 तरीके होते हैं। पहला जो आपका है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड्स और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बीजगुणन विधि। इस तीनों विधि का उपयोग करके इस प्रश्न को बनाया जा सकता है। चलिए तो अब मैं इस प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास पहला जो इक्वेशन है मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ, a प्लस डी बराबर 38 है। a प्लस डी बराबर 38, इक्वेशन 1। दूसरा जो इक्वेशन मेरे पास है a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। अब इस दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम a और d का मान पहले प्राप्त करेंगे। तो यहाँ से चिन्ह बदल दीजिए, यहाँ माइनस से हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, प्लस d में से -5d जाएगा तो आपका बचेगा -4d और ये दोनों को आप जोड़ लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 60। d यहाँ पर भाग में जाएगा तो d इज इक्वल टू 60/4 और ये आपका कट गया 15 बार में, तो d इज इक्वल टू हो गया -15। अभी प्रसन्न होने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो है a का भी मान निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे कि d बराबर -15 का मान समीकरण 1 या 2 किसी में आप रख सकते हैं। मैंने 1 में रखा है, इसे 1 में रखने पर तो मेरे पास समीकरण जो 1 है a प्लस डी बराबर 38 है। a का मान -15 प्लस d बराबर 38, उस ओर इसे भेज दीजिए तो d इज इक्वल टू 38 प्लस 15। सोल्व कर लेते इसे, 8 5 13 के 3 हाथ से ले, 3 को 4 और 1 5, ये आपका हो गया 53। चलिए अब इस बॉक्स को जो है हम जोड़ते हैं। यहाँ पर पहला जो देख रहे हैं इसमें प्रथम पद ही इस बॉक्स में आएगा तो a का मान मेरे पास है, अच्छा यहाँ हमने d निकाला था, a प्लस, रुक जाइए, 4d बराबर 15 है, क्लियर। d का मान ये रखना था हमें, a तो मान में निकाल चुका है, a निकालना है हमें, d का मान रखेंगे। -15 इज इक्वल टू 38 उधर भेज दीजिए तो a बराबर 38 प्लस 15, a इज इक्वल टू हो गया 53। वही टर्म है, बस हमने एक जगह यहाँ d समझ लिया था। चलिए तो d का मान निकाल लिए और a का मान निकाल लिए, तो यहाँ पर बॉक्स में आपका जो है 53, a का मान हो जाएगा 53। a2 आपका दे रखा है, a3 को लिख सकते हैं, एक कम a प्लस 2d। a का मान रखिए, a का मान है आपका 53 प्लस 2 इंटू d का मान -15। सोल्व करते हैं तो 53 माइनस 30 इज इक्वल टू 23। अगला आपका इस बॉक्स में बढ़ते चलते हैं, ये हो गया a1 a2 a3, a4 पे आते हैं तो a4 को लिखा जा सकता है a प्लस 3d। a का मान हो गया 53 प्लस 3 इंटू d का मान हो गया -15, 53 माइनस 45, ये आपका आ गया 8। तो हमारा जो है पहला बॉक्स में हमारा 53 था, एक और निकालना है हमें, a4 हो चुका है, a5 यहाँ लिख देता हूँ। चलिए नजर आ रहा सभी लोगों को, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d। a का मान आपका है 53 प्लस 4, ठीक है, इंटू d का मान -15, तो ये हो गया 53 माइनस, नज़र आ रहा है यहाँ तक, ये हो गया 60। जब इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ, तो ये आपका हो जाएगा -7। तो इस तरह से हमने जो है सभी अनुक्रम को AP को ज्ञात कर लिया। पहला मेरे पास कितना था, तो पहला मेरे पास 53 रहा। दूसरा जो मान देख रहे हैं ये हमारा जो है 23, उसके बाद हमने निकाला यहाँ पर 8 और अंतिम जो हमारा मान था वह -7।
अब इसे आप चेक करेंगे तो सब में जब घटाते चलिएगा 15 माइनस करते चलिएगा तो AP को अन्य पद को आप प्राप्त कर सकते हैं। आता हूँ इसके बाद, ये आपका शायद अंतिम प्रश्न था। हाँ, इस एक्सरसाइज का 3 का आपका 5th जो है ये अंतिम प्रश्न था। इसके अगले प्रश्न पर आते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, AP 3,8 13 18 ... का कौन सा पद 28 है? तो सबसे पहले प्रश्न में ही आपसे जिक्र कर दिया गया है कि इसका कौन सा पद कहने का मतलब है कि n का मान आपसे पूछना चाह रहा है, n = what, और यह देख रहे हैं कौन सा पद है, तो n के रूप में दिया गया है 28। ये आपका प्रथम पद आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं 3। अब जब दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये d का मान यहाँ आपको प्राप्त हो गया 5। अब यहाँ से an = a + n - 1 × d, n का मान 28 = 3 + n - 1 और d का मान 5। सोल्व कर लेते हैं। 28 = 3 + 5n - 5, 28 इसको सोल्व कर देते हैं तो -2 + 5n, 28 + 2 = 5n, और ये 80 = 5n काट दीजिए तो n का मान हमें प्राप्त हो गया 16। तो इस AP का 16वां जो पद है वह आपका होगा 28। ऐसे गिनती चले जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके, तो 16वें बार में इसका जो पद है वह आपका 28 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। देखिए 5 आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है। आपसे पद का मान पूछ रहा है, n = what। क्वेश्चन नंबर आपका है ये 5। क्वेश्चन मैं थोड़ा लिख देता हूँ कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। पहला क्वेश्चन 7 13 19 ... 205। देखिए तो इस प्रश्न में पहले ही आपसे जिक्र कर दिया कि कितने पद हैं, मतलब कि n = what। और इस प्रश्न से आप क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं इस AP से। तो पहला पद जो कि a का मान है 7, उसके बाद यहाँ से आप दोनों के लिए अंतर निकालना चाहेंगे तो d = हो गया 13 - 7, जिसको आप सब्ट्रैक्ट यदि करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6। और यहाँ से अंतिम जो प्रश्न है, अंतिम पद या कहेंगे, जब किसी टर्म में डॉट करके ऐसे लिखा रहे तो इसका अर्थ है यह AP का अंतिम पद है, लास्ट टर्म ऑफ एन AP। अब सॉल्व कर दीजिए, सबका मान यहाँ से प्राप्त हो चुका है। तो n = a + n - 1 × d,
तो n इज इक्वल टू हो गया 205 इज इक्वल टू 7 प्लस n माइनस 1 और आपका d का मान है 6। सॉल्व करते हैं तो 205 इज इक्वल टू 7 प्लस 6n माइनस 6। तो 205 इज इक्वल टू 7 और माइनस जब 6 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 6n। इसको इस ओर भेज देते हैं तो आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये 205 माइनस 1 इज इक्वल टू 6n। ये आपका हो गया 204 बराबर 6n और n को आप लिख सकते हैं 204/6। डिवाइड कर लीजिए 34 आएगा। आप देख लें इसे 3 बार में, 6 चौका 24, तो n आपका हो गया। तो AP का जो है इस AP में 7, 13, 19 फिर आप इसमें जोड़ेंगे 25 डॉट डॉट करके 205 तक चलेंगे तो इसमें टोटल जो पदों की संख्या है वह आपका है 34। चलिए इसी का एक नेक्स्ट प्रश्न पर बात करते हैं हम। फाइव का ही है आपका 2। देखिए 18 पूर्णांक 1/2 13 और डॉट डॉट करके लिखा हुआ है -47। तो ये आपका A का मान हो गया 18। अब D निकालना होगा तो क्या लिखेंगे 15 पूर्णांक 1/2 माइनस ये आपका हो गया 18। इसको सोल्व कर लीजिए 15 दूनी के 30 और 31/2 माइनस 18/1। इसको आप यदि एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 31 माइनस 18 में 2 से यदि आप गुना करते हैं तो 36, ये आपका हो जाएगा -5/2। तो ये हमने D यहाँ से प्राप्त कर लिया और यह AP का अंतिम पद है। nth टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू -47 रखिए फॉर्मूला पर। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए n का मान यहाँ से है -47, a का मान यहाँ से 18 प्लस n को रहने दीजिए और इंटू d का मान आपका हो गया -5/2। देखिए -47 इज इक्वल टू 18, इसको यदि हम गुना करते हैं तो माइनस भी होगा -5/2। ऐसे लिखते हैं इसको, देखिए ऐसे -5/2n माइनस माइनस प्लस 5/2। क्लियर है। -47 इज इक्वल टू 18 प्लस, इसको आप यदि एलसीएम में रखेंगे तो यह आपका जो हो जाएगा 2 और यह जो है आपका -5n प्लस 5। अब इस टर्म को आप इस ओर ला दीजिए तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू -5n प्लस 5/2। अब इस दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, -47 और -18। तो 8 और 7 15 की 5 हासिल 1 4 1 5 और एक आपका हो गया -65। तो इस ओर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर तो ये हो गया -65 इज इक्वल टू -5n प्लस 5/2। सोल्व कर देते हैं। तो यदि आप 65 को 2 से गुना करें 130, देख लीजिए 5 जहाँ से हमने 12 13 माइनस 130 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए इज इक्वल टू -5n प्लस 5। इधर लेते आइए तो -130 माइनस 5 इज इक्वल टू -5n। दोनों को जोड़ हो जाएगा 135 बराबर -5, माइनस कैंसिल 135/5 बराबर आपका n। तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 5 सते
35। तो इस AP का जो 27वां जो पद है, इस AP में टोटल जो पदों की संख्या है वह हो जाएगा आपका 27। चलिए एक और प्रश्न इसमें देखते हैं अगला। अगला प्रश्न है 6 कि क्या AP 11,8,5,2 ... का एक पद -150 है और क्यों? पूछ रहा है कि क्या इस AP का जो एक पद है वह -150 है कि नहीं। तो ये हमारा देख रहे हैं कि ये तो पहले हमारा n का मान हो गया, यहाँ से हम AP का प्रथम पद ज्ञात कर सकते हैं और दोनों के बीच के अंतर को हम कहेंगे सार्व अंतर। तो ये भी हम ज्ञात कर सकते हैं, 8 - 11 तो -3 रख दीजिए। और n का मान कौन सा पद पूछ रखा है, एक पद है, मतलब कि n इज इक्वल टू वाट। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसे आते हैं हम, तो an मेरा है -150 प्लस a का मान 11 प्लस n को रहने दीजिए n-1 और d का मान -3, तो -150 इज इक्वल टू 11 माइनस 3n और +3। अब क्या कर दोनों को आप ऐड कर दीजिए, तो -150 इज इक्वल टू 14 माइनस 3n। इसे इधर ले आइए, तो -150 माइनस 14 इज इक्वल टू, अब इसको यदि हम ऐड करते हैं तो -164 इज इक्वल टू -3n। उसके बाद अब यहाँ पर क्या हो सकता है, तो अब यहाँ पर जो है आपका डिवाइड कर दीजिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और n इक्वल टू हो गया 164/3। यह 3 से आपका जो है डिवाइड पॉसिबल नहीं है, 3 × 5 = 15 जी नहीं, 3 × 5 = 15 नहीं है। तो अब क्या है, हमें यह बताना है कि क्या इसका पद जो है वह -150 है कि नहीं। लिखेंगे कि इसका पद -150 नहीं है, क्योंकि समझेंगे इसे क्यों नहीं है, क्योंकि n का मान फ्रैक्शन में है, भिन्न के रूप में है, भिन्न के रूप में है। देखिए n का मान कभी भी आपका नेगेटिव और कभी भी फ्रैक्शन के रूप में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर n जो है वह एक नेचुरल नंबर के रूप में है, एक प्राकृतिक संख्या काउंटिंग नंबर के रूप में। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आप अपने क्लास में पूरे बच्चे को गिने, तो कोई किसी क्लास में मान लीजिए 50 बच्चा होगा, किसी में 53 बच्चे होंगे, किसी में 300 बच्चे होंगे या 312 बच्चे, तो बच्चे बोलेंगे सर 50 हैं या 53 हैं या 300 है या 312 है। ये कभी नहीं बोलेंगे कि 164/3 बच्चे हैं या 1.5 बच्चे हैं या 5/10 बच्चे हैं, जी नहीं। इसलिए n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। ऐसा कभी नहीं कि क्लास में -16 बच्चे हैं या -18 बच्चे हैं, यह नहीं है। इसलिए ये इसका पद नहीं होगा, एक ऋणात्मक मान भी देख रहे हैं। और n का मान कभी भी जो है वह आपका नेगेटिव, पदों की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा एक धनात्मक और एक प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं। कुछ बच्चों का डिमांड था कि सर फिजिक्स का क्लास भी दिया जाए, तो फिजिक्स में चैप्टर 1 और चैप्टर 2 हमने आपको पूरी तरह से पढ़ा चुका हूं। और उसके बाद कुछ उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न रह गया था, जिसमें से आप पेज नंबर 18 और 19 में 17 प्रश्न हैं, 46 और 47 में 23 प्रश्न हैं
और पेज नंबर 139 से लेकर के 145 तक टोटल जो है 79 प्रश्न है। इन सभी को जोड़ दिया जाए तो 119 प्रश्न है। ये सारे प्रश्नों को आप घर पर बैठ करके आप उसे बनाएंगे, क्योंकि ये चैप्टर आपको पूरा पढ़ाया जा चुका है और इन सारे प्रश्नों का जो विश्लेषण है वह नेक्स्ट वीडियो में आपको संस्था के द्वारा जारी किया जाएगा। इस चैप्टर में जो पढ़ाए हैं उस मुख्य बिंदु पर, उस मुख्य प्रकरण पर, टॉपिक पे हम बातें कर लेते हैं। इसमें पढ़ाया गया आपको प्रकाश के बारे में, प्रादीप्त वस्तुओं के बारे में, अप्रादीप्त वस्तुओं के बारे में, परभासी, अपारदर्शी, पारदर्शी, उसके बाद किरण पुंज के बारे में, समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद इसमें पढ़ाया गया आपको अवतल दर्पण के बारे में, उत्तल दर्पण के बारे में, दर्पण के उपयोग के बारे में, आपके वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में, आभासी प्रतिबिंब के बारे में, प्रवर्तन के नियम के बारे में, अपवर्तन के नियम के बारे में, समतल दर्पण के बारे में। उसके बाद जो है सिक्का का जो है ऊपर उठा प्रतीत क्यों होना, पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत क्यों होना। उसके बाद लेंस फार्मूला के बारे में, मिरर फार्मूला के बारे में उस पर न्यूमेरिकल कराया गया है। उसके बाद लेंस की क्षमता है, पावर ऑफ आपका लेंस है वो पढ़ा दिया गया है। तो लगभग सारे टॉपिक को उसको क्लियर किया जा चुका है, आपका नोट्स बनाया जा चुका है, सारा चीज़ समझाया जा चुका है। तो आप फिर से उन सारे नोट्स को एक बार आप जो है सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वक आप उसे अध्ययन कर लेंगे। अगले वीडियो में हम बातें करेंगे भारतीय भवन भौतिकी क्लास 10 का जितना भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सारे प्रश्नों पर जो है विचार विमर्श किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। Thank you. Have a nice day to all of you.